नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर से भाषा के बहाने आप लोगों का स्वागत। आज हम सोच रहे हैं कि अनुस्वार के बारे में कुछ चर्चा कर दी जाए, क्योंकि अनुस्वार के लेखन, उसके उच्चारण के बारे में हिंदी प्रयोक्ताओं को, सीखने वालों को कठिनाई देखी गई है। अनुस्वार उच्चारण की दृष्टि से 5 व्यंजनों का एक छोटा सा बिंदी के रूप में स्वरूप है, जो अलग अलग स्थानों पर उच्चारण 5 व्यंजनों की तरह से होता है। और एक दो बातें प्रारंभ में स्पष्ट करने की हैं। हिंदी में अनुस्वार का प्रकार ये ठीक वही नहीं है जो संस्कृत में है। इसलिए हम अनेक बार संस्कृत के अनुकरण पर, जो संस्कृत के विद्वान हैं वो अपने आग्रह पर, क्योंकि संस्कृत में इसका उच्चारण थोड़ा सा भिन्न है, हम प्रयास करते हैं उसके उच्चारण को संस्कृत के अनुसार करने का। एक बात जो कि ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ नहीं है। दूसरी बात जो प्रारंभ में जान लेने की है वो ये कि अनुस्वार का चिन्ह, माथे के ऊपर की बिंदी, हिंदी में केवल अनुस्वार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, कुछ स्थानों पर ये अनुनासिकता का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो कुछ स्थान तय हैं। सीधी सी बात है कि जिन अक्षरों के शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है, ए ऐ ओ औ की, ई की, उनके साथ अगर अनुनासिकता है तो हम अनुनासिक के चिन्ह से नहीं व्यक्त करते, उसे हम बिंदी से व्यक्त करते हैं। जैसे सिंचाई, नींद, ऐंठन, गोंद इत्यादि इत्यादि। अब ये बात और है कि हिंदी में अनुनासिकता विलुप्त हो रही है, तो लोग अनुनासिक के लिए भी चांद बिंदी, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। उसकी चर्चा भी हमने की थी, वो बात दूसरी है। तो 2 बातें ये स्पष्ट करने की हैं प्रारंभ। अब हम आगे बढ़ें कि हिंदी और संस्कृत में कहाँ, जैसा मैंने कहा था, कुछ अंतर है। हिंदी में 5 नासिक्यों के लिए, कि 5 माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ङ, य, ण, न, म, ये 5 नासिक्य, इन सबको संयुक्त करने के लिए हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी, ये 2 बिंदु थे कि जहाँ मुख्य रूप से अनुस्वार के संस्कृत में प्रकार्य और हिंदी में प्रकार्य में अंतर है। हिंदी में जब मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदी की नागरी लिपि में लिखे जाने वाले अनुस्वार की बात कर रहा हूँ, बिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में प्रायः अनुस्वार के आगे सभी व्यंजनों में से कोई न कोई आ सकता है। संयुक्ताक्षर भी, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्ताक्षर कोई भी आ सकते हैं। और उच्चारण के लिए नियम ये है, अब मैं पहले नियम की अगर बात करूं तो आप डरने या चौंकने की बात नहीं है। नियम तो ये है कि अगला वर्ण, परवर्ण का उच्चारण स्थान जो है, उसी वर्ग के या उस उच्चारण स्थान के पंचम नासिक्य वर्ण के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण होता है। आप उब गए होंगे क्योंकि नियमों से ये बात उतनी जल्दी सीखी नहीं जा सकती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको नियम चाहे याद हो चाहे ना हो, प्रायः अधिकांश शब्दों में हम अनुस्वार को बिना यह चिंता किए कि परवर्ण, अगला वर्ण कौन सा है, उसका स्थान क्या है, उसका पंचम वर्ण क्या है, इस झमेले में पड़े बिना भी हम उसका ठीक उच्चारण करते हैं। कुछ हमारी मुख की संरचना ऐसी है, या कहिए कि ध्वनि विज्ञान के कुछ नियम ऐसे हैं कि वो जिनके साथ जुड़ते हैं हम प्रायः उन्हीं के साथ वैसे बोलते हैं। संताप हमें बोलना है तो हम न बोलेंगे, और
संपादक अगर कहना है तो म बोलेंगे, वो बिना नियम जाने हुए भी ऐसा हम करते हैं। अब संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों के साथ अनुस्वार वस्तुतः उसी ध्वनि के लिपि चिन्ह के साथ लिखा जाता है, माने पंचम वर्ण के साथ आधा पंचम वर्ण लिखा जाता है और उसके बाद अगले वर्ण लिखे जाते हैं। जैसे मैं संतान की ही बात करूं तो वो बिंदी से नहीं लिखा जाता, स आधा न तान, संतति। संपादक आधा म, संबंध आधा म और फिर आधा न, माने उन अक्षरों को अर्ध रूप में हम प्रदर्शित करते हैं और कह सकते हैं कि उच्चारण के लिए बड़ी सुविधा होती। बिंदी तो है ही नहीं, वो पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण का उच्चारण हम जानते हैं, यह सुविधा है। तो फिर अनुस्वार के लिए हिंदी मानक वाले बिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं, ये प्रायः पूछा जाता है और बहुत से लोग तो बहुत बहस में आ जाते हैं। ये सब बहस की कोई बात है नहीं। आधे पंचम वर्ण से लिखने के लिए कोई मनाही नहीं है, वर्जित नहीं है, लिखा जा सकता है। लेकिन बिंदी से जब सुझाया गया कि ये बिंदी से लिखा जाए, और ये बिंदी भी कोई आविष्कृत नहीं थी, क्योंकि संस्कृत में कुछ शब्दों के लिए तो बिंदी चल ही रही थी। आगे बताएंगे कहाँ चल रही थी, चल रही है आज भी। यह सीखने सिखाने की दृष्टि से जो नए लोग हिंदी सीखते हैं उनके लिए यह समझना कठिन होता है कि ये 5 वर्ण अकेली बिंदी अब प्रतिनिधित्व कर रही है 5 ध्वनियों का, 5 आकृतियों का। दूसरे शब्दों में बात करें तो अगर, तो वो समझ नहीं पाते कि ये किसके साथ उच्चारण हमें कैसे करना है, और उसे लिखते हुए भी भ्रम होता है। 5 आकृतियां सीखने के बजाय वो ये सीख लेता है कि इन ध्वनियों के लिए बिंदी आएगी, इसलिए सारी अनुस्वार युक्त ध्वनियों में बिंदी सुझाई गई। किंतु महत्वपूर्ण है, संस्कृत शब्दावली के लिए संस्कृतवत जैसी संस्कृत परंपरा है उसी तरह से लिखा जाएगा। केवल हिंदी में दुविधा से बचने के लिए नए सीखने वालों की, सिखाने वालों की सुविधा के लिए भी अनुस्वार के स्थान पर बिंदी की संस्तुति है। एक बात और यहां कहनी जरूरी है कि अगर अनुस्वार के स्थान पर कोई आधे नासिक से लिख रहा है, रंगमंच लिखते हुए र और म पे बिंदी का प्रयोग न करके आधा ङ और आधा या लिख रहा है, तो वो अशुद्ध नहीं है, अमानक आप कह सकते हैं। बहुत से लोग, शिक्षक भी कह देते हैं विद्यार्थी को कि नहीं ये तो अशुद्ध है। अशुद्ध नहीं है, और वहाँ फिर जैसे कहते हैं बोलचाल में झगड़ा होता है कि घर में दादाजी या माता पिता कहते नहीं हमने तो ऐसे सीखा था, या अशुद्ध कैसे कह दिया मैम ने या सर ने। अशुद्ध नहीं है, वो उतना ही शुद्ध है, बल्कि कहिए तो संस्कृत का होने के नाते आप कह सकते हैं कि शायद अधिक शुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध की बात छोड़ दें, तो पंचम वर्ण के लिए नासिक्यों के स्थान पर बिंदी लिखने के पीछे एकमात्र यही कारण था, और कुछ लोग लिख रहे हैं तो उनके लिए कोई मना ही नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ना अपराध कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप लोग स्पर्शों के साथ 25 वर्णों के साथ तो सीधा नियम में अब दोहरा देता हूं कि पर वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम अक्षर ङ य ण न म में से कोई एक उच्चारण के लिए आपको लेना है, और नियम बड़ा सीधा है कि अगला जो उसका पंचम वर्ण जो है वही बोला जाएगा। और तीसरी बात मैंने बता भी दी, प्रारंभ में बता दी कि भाई हमारे ध्वनि यंत्रों की संरचना कुछ ऐसी है कि हम प्रायः इन्हें बोलने में अशुद्धि नहीं करते। अब एक अगली बात, जहां संस्कृत के साथ कुछ साम्य है और कुछ वैषम्य है, वो है
अंतस्थ ऊष्म, इनके लिए संस्कृत में प्रायः मकार बोला जाता है। जैसे मैं ही कभी कभी कह रहा हूं अभी संस्कृत, संस्कार। और हिंदी में चूंकि स का उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए हम संशय संस्कृत कहते हैं, उच्चारण करते हैं। अब संस्कृत आदि उच्चारण चाहे उसका संस्कृत करें, वो अशुद्ध नहीं है, लेकिन हिंदी में कोई संस्कृत या संस्कृति कह रहा है और कहा जा रहा है। प्रायः संस्कृत पृष्ठभूमि के लोगों को छोड़कर संस्कृत पृष्ठभूमि के लोग भी हिंदी में संस्कृत या संस्कृति शब्दों का प्रयोग, उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई म से कहता है तो संस्कृत के प्रवृत्ति के अनुकूल है। वहां संहार, संशय, संस्कृति, संयम, तो यर संलाप, यर लव, चारों के लिए म ध्वनि बोली जाएगी। लेकिन संस्कृत में अब देखिए, जहां हम वहां कह रहे थे पंचम वर्ण आधे आधे लिखने की परंपरा है, यहां बिंदी से ही उसका अनुस्वार की बिंदी लगाकर ही लिखा जाता है। तो वहां एक के भी है, नागरी में, हिंदी वाली नागरी और संस्कृत वाली नागरी में। अंत से बाद ऊष्म, ऊष्म में भी हिंदी का नियम यही है कि अगला वर्ण जहां से बोला जा रहा है वहीं से बोला जाएगा। संशय, संसद, संसद, श और हाँ ह के साथ, क्योंकि ह का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए न की तरह, माने कवर्ग के पंचम वर्ण की तरह हम उच्चारण करते हैं। सिंह, संहार, ये पंचम वर्ण की तरह से है, ये उच्चारण है। क्षत्रज्ञ जो हमारे संयुक्ताक्षर हैं, उनमें भी संक्षेप न है, क्योंकि अगली ध्वनि जो है अनुस्वार के बाद की वो क्ष है, वो क से बनती है, तो संक्षेप। त्र तवर्ग का है, तो न संत्रास, और ज्ञ संज्ञान, तो संज्ञान यहां भी, क्योंकि हम ज्ञ, एक बार हमने चर्चा की थी, ज्ञ का उच्चारण आज हम उस प्रकार नहीं कर रहे हैं जैसे संस्कृत में किया जाता है या दक्षिण भारत में कुछ लोग अभी कर पा रहे हैं। हम चूंकि ज्ञ कहते हैं उसको, ग के साथ लिखते नहीं है, ग के साथ उच्चारण करते हैं, तो हम वहां भी संज्ञान ङ का प्रयोग करते हैं। अब एक दो बातें चलते चलते और भी, तत्सम शब्दावली में तो आप चाहे पंचम वर्ण से लिख रहे हैं संस्कृत परंपरा में, चाहे बिंदी से लिख रहे हैं। बिंदी, जैसा मैंने एक शब्द पहले प्रयोग किया, तो वरेण्य है, बिंदी पर बल है मानक के दृष्टिकोण से, और संस्कृत परंपरा में जो है उसमें भी कोई भेद नहीं है, आधा आधा पंचम वर्ण को आधे आधे में लिख लिया। अब पंचम वर्ण को का ही प्रयोग करें, बिंदी का प्रयोग न करें, इससे एक दो स्थान है, एक दो बिंदु हैं जहां पर गड़बड़ होती है। हमारे जो आगत या देशज या तद्भव शब्द हैं जिनमें ये ध्वनियां संयुक्त हो रही हैं, पंखा, अब पंखा में चूंकि न कहा जा रहा है, इसलिए संस्कृत वाले तो इसको न के साथ लिखेंगे, हलंत गांव के साथ, और मानक वर्तनी वाले बिंदी के साथ लिखेंगे। घंटी आधा नौ के साथ लिखा जाए या बिंदी के साथ लिखा जाए, यहां बिंदी के साथ लिखने में सुविधा है। और विशेष रूप से जो अंग्रेजी से आगत हुए शब्द हैं, आजकल तो हम इंग्लिश के नाम पर पता नहीं कितने शब्दों का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो अब यहां सुदृढ़ हो भी गए हैं, आम शब्द, पेंसिल, टेंट, इस तरह के, इन सब में अनुशासनहीनता कह लेता हूं मैं कभी, कि आप मर्जी से, जब कुछ लोग नौ से लिख रहे हैं पेंट, कुछ लोग अण से लिख रहे हैं और कुछ बिंदु से लिख रहे हैं, तो ऐसे स्थानों में
बिंदी का प्रयोग हमें इस झंझट से मुक्त भी करता है। इसलिए अनुस्वार की बिंदी का सुझाव स्वीकार्य होना चाहिए। खासतौर पर ये जो शब्द हैं आगत हैं और देशज हैं, तद्भव शब्द हैं। तो कुल मिलाकर ये आज की चर्चा थी। आप लोगों को कैसी लगी ये आप जाने, कितनी उपयोगी रही, कितनी उबाऊ रही। अगर उबाऊ होते हुए भी थोड़ी बहुत उपयोगी थी तो आप भाषा के बहाने इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब और जिसे कहते हैं लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।